नमस्कार। आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही खास बात पर चर्चा करने वाले हैं। आप मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि आपको पता है कि आज के दिन की शुरुआत कब से हुई थी? आज के दिन की शुरुआत हुई थी 1991 से, और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि बुजुर्गों को उनके सारे हक मिल सकें, उनके साथ कोई अब्यूज़ ना हो सके। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही हमारे साथ जो आज दो खास शख्सियत मौजूद हैं, उनसे उनके अनुभव साझा करना चाहेंगे। हम उनसे जानेंगे कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए ताकि हम भी उनकी तरह बन सकें और अपने देश को कुछ न कुछ ज़रूर दे सकें। कार्यक्रम की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूँगी। घर परिवार में बुजुर्ग होते ही हैं। एक घर परिवार था जिसमें बुजुर्ग थे और उनके बेटा बहू थे। बहू हर रोज़ ऑफिस जाती थी तो ससुर जी कहते थे, बेटा ज़रा मेरा चश्मा उठा के दे देना। बहू रोज़ चश्मा उठा के देती थी। उनको ये लगता था कि पापा जी के पास ही तो चश्मा रखा हुआ है, वो खुद ही क्यों नहीं उठा लेते। जैसे ही बहू चश्मा उठाने के लिए नीचे झुकती तो ससुर जी उसे आशीर्वाद देते, कहता सदा सुखी रहो, खुश रहो। और ऐसे ही वो बहू निकल जाती। लेकिन पापा जी के जाने के बाद बहू को एहसास होता कि वो सिर्फ चश्मा नहीं मांगते थे, मुझे अपना आशीर्वाद दिया करते थे। ऐसे ही हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और उनसे सीख लेते रहना चाहिए कि हमें हमारा जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। आइए कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री चंद्रभान लालचंदानी जी। स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री NM पुरसवानी जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, कहते हैं कि बचपन बहुत ज़रूरी होता है और बचपन से अच्छा समय कोई नहीं होता। तो पुरसवानी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कहाँ और कैसे व्यतीत हुआ? हमारा बचपन बड़ा निराला रहा, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो पाकिस्तान में थे और वहाँ से फिर हिंदुस्तान आए जी। तो बड़ा असमंजस वाला शुरुआत बचपन रहा। लेकिन चूँकि हम पुरुषार्थ में विश्वास करने वाले थे तो हिंदुस्तान में भी आके हमारे बुजुर्गों ने अपने अच्छे अच्छे धंधे शुरू किए जी। और उसी श्रृंखला में हमने भी हमारी पढ़ाई राजस्थान से शुरू की। जी। शुरू से ही पढ़ने में और खेल में बहुत रुचि रही और कई बार हर वक्त में अच्छी पोजीशन में पास होते रहे। खेल में भी बहुत विश्वास था तो कई खेल खेले, फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला और एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छा एक्टिव पार्ट लिया। जी। तो इस तरह से जो शिक्षा जो स्टैंडर्ड हायर सेकेंडरी तक रहा बहुत सुखद रहा। राजस्थान की अभी भी हमारे उस विषयों पर छाप है। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश आ गए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी मध्य प्रदेश आए और उन्होंने अपना यहाँ धंधा शुरू किया। हमने हमारी इंजीनियरिंग की BE किया, फिर मास्टर्स डिग्री की इंदौर से GSTI से, और हर वक्त में बहुत अच्छे पोजीशन में रहे। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये भी रहा कि जब इंटरव्यू देने गए तो डायरेक्ट पहली बार में ही पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट इंजीनियर बने लोक निर्माण विभाग में। यह एक अपने आप को मैं उस हिसाब से बड़ा भाग्यवान मानता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी रही, क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारे विचार तो बहुत रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक की जो ज़िंदगी में देखा है, मैं अभी भी पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आपका भाग्य और भगवान का जो आशीर्वाद है वही फाइनल रहता है। बिल्कुल। हम क्या भी करें लेकिन डिस्पोजल उसी के हाथ में रहता है। बिल्कुल ये सही मेरी बात। पूरी बात है। बिल्कुल, भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है हम सभी के लिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम सभी कठपुतली हैं और हमारी कठपुतली के जो धागे हैं वो भगवान के हाथ में ही हैं, और जिस तरह से वो अपने हाथ चलाते हैं वैसे ही हम सभी कार्य भी करते हैं। सर, आप हमें बताएं कि आपका बचपन कहाँ बीता? हमारा बचपन तो हमारे बुजुर्ग तो सिंध से आए थे जी। और मेरा जन्म भोपाल में हुआ 1955 में। तो भोपाल में हमारा बचपन समझिए कि हम तो फिर भी थोड़े ठीक माहौल में आ गए थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो तकलीफ़ें सही वो सुनाते रहते। बिल्कुल। खासकर हमारी दादी, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, सब लोग पुरानी बातें ज़रूर बताते रहते थे कि हमने कितनी तकलीफ़ें देखी थी। तो हमें एहसास ये नहीं होने देते थे कि अब हम ठीक हैं। जी। तो हमें बचपन से ही उन्होंने लिखना, पढ़ना,
और बिजनेस सिखाया जी। मेन बात ये। और मेरे ख्याल में मैं शायद 12 साल का था, मुझे दुकान पे बिठाना चालू कर दिया। मतलब हमारे ब्लड में शुरू से बिजनेस ही था। जी जी। जैसे लिए हम नौकरी की तरफ सोच भी नहीं सकते थे जी। इवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैंने एडमिशन भी लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है तुम्हारे पास बहुत हो गया है, अब तुम बिजनेस में आओ। तो उसके बाद हमें पॉलिटेक्निक छोड़ के इंजीनियरिंग बिजनेस में जाना पड़ा। बिल्कुल। और आज हमें जो भी है, हमारे बुजुर्ग जितने भी हमें कहते हैं ना, सोने को तराशते तराश के जितना हमें सिखा पाए, और जो हमारे ऊपर उनकी एहसान है, मैं तो एहसान इसलिए मानूंगा कि आज हम जो कुछ हैं उनकी वजह से हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, और एक उन्होंने हमें गुण जो पैदा किया, सेवा। जी। बचपन से लेके हमारी धर्मशाला भी थी नूरमहल में, सेठ खेलदास धर्मशाला। तो वहाँ पर जितने भी बाढ़ में कभी शादियाँ हों, ये हों, सबको वहाँ बुलाकर, और मतलब आप समझिए कि फ्री की तरह काम करते। ये बात कर रहा हूँ मैं 70s की, 70s और 80s की। तो हम लोगों को वो काम में लगाते थे, तुम लोग काम करो, ये नहीं बैठो, सब चीज़ें बिस्तर उठवाओ, ये करो, सबके दूसरों के। जी। तो हम में वो आदत आज तक डली हुई है। बिल्कुल, यानी कि सेवा भाव जो है वो आज तक है। दिया जी। और कोशिश ये रही कि हमारी फैमिली को भी टाइम दो, बच्चों को भी देना है, तो वो हमारे ऊपर बहुत टाइम देते थे। वक्त पे सुलाना, वक्त पे करना, माता जी, पिताजी, सब लोग बहुत सेवा करते थे। और वैसे ही हम भी अपने बच्चों को वही शिक्षा दिए, और हमारे बच्चे भी सेवा भावी हैं, और हमारे पोते पोती भी जो हैं वो भी सेवा भावी अभी से बना दिया। बर्थडे पे केक तो भले काटते हो घर में, काटते क्या भोग लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह ज़रूर चले जाते हैं, अनाथालय वगैरह, वहाँ पर जो भी देना उनको देते हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी भी वो अपने ऊपर फिर खर्च नहीं देते। एक आध साल छोड़ दीजिए, उसके बाद वो यही काम करते हैं। बिल्कुल। ये हमारा जीवन इस तरह। और हमारी पत्नी है, हमारी बहुएँ हैं, बेटे हैं। हमारी पत्नी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। आज मेरी उम्र 67 साल है, 66 साल सॉरी। तो वो आज भी मुझे सुबह बिल्कुल वक्त पे तैयार करके, मेरा नियम है जी। माता मंदिर में सुबह आरती करना, तो उससे पहले उठा के वहाँ भेज के वॉक करके फिर वापस रात को घर आता हूँ। तो उसके बाद खाना खा के फिर वहीं मंदिर में आरती करके, मतलब कहने का मतलब ये है कि सब करो काम, बिजनेस भी करो, सेवा भी करो, और धर्म भी निभाओ। बिल्कुल। हाँ, मैं जैसे आपको एक बार बताया था जी। कि मैं हरी सेवा धाम भीलवाड़ा में आश्रम है, उसका ट्रस्टी भी हूँ। और इस तरीके वो वहाँ हमारे स्वामी महामंडलेश्वर हंसराज जी महाराज जी पदासीन है। ये हमारी हिस्ट्री है आपकी छोटे से में। बिल्कुल, क्या बात है। तो सर ने हमें बताया कैसे बचपन से ही सेवा भाव यदि आपके मन में आ जाता है तो तहाँ जिंदगी वो सेवा भाव बना रहता है। जैसे सर ने भी बताया कि कैसे उनके अंदर है, उन्होंने अपने बच्चों के अंदर डाला, और पोता पोतियों में भी आज वो सेवा भाव है, तभी वो अपने जन्मदिन पर भी अनाथ आश्रम या फिर दूसरी जगह पर जाते हैं जहां वो सेवा कर सके। सर, आपने बताया कि आपकी दिलचस्पी शुरू से ही स्पोर्ट्स में रही है और पढ़ाई में भी रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप ये कहते हैं उनसे कि बेटा तुम्हारा जो ध्यान है वो पढ़ाई में ही अच्छे से लगाओ, दूसरी चीज़ें नहीं करो, नहीं तो तुम्हारा ध्यान भटकेगा, जो तुम मंजिल प्राप्त करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। बचपन में थोड़ी बहुत डांट मार भी पड़ती है, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ करता था? नहीं, मेरा इसमें बिल्कुल विश्वास है कि जो बच्चा अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफेक्ट रहेगा, जी, गेम्स, स्पोर्ट्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह, वो बच्चा अवश्य अपनी पढ़ाई में भी सबसे आगे रहेगा। बिल्कुल। और वो चरितार्थ हमारे साथ भी हुआ। जी। हमने शुरू से ही जब छोटे छोटे थे तब से ही हाई जंप, लॉन्ग जंप, हॉप स्टेप एंड जंप, 100 मीटर्स, 400 मीटर्स, फुटबॉल, हॉकी खेला। उसके साथ साथ डिबेट कंपटीशन में भी बहुत पार्ट लिया। बिल्कुल। हिंदी का बहुत अच्छा डिबेटर रहा। वो आज भी कुछ कुछ इंस्टेंसेस याद आते हैं कि किस तरह से 10-10, 12-12 पन्नों का डिबेट कंपटीशन के लिए तैयारी करते थे। जी। और स्टेज पर जब आते थे तो भले ही दोस्त होते थे, लेकिन विपक्ष और पक्ष की भावना हर वक्त में बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी। इसी तरह से स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है
जो आपको लाइफ के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती है, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको शो करती है कि आप अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स उसको बड़ी आसानी से फेस कर सकते हैं, क्योंकि एक टीम हारती है, दूसरी जीतती है, लेकिन जो हारता है उसके दिमाग में भी अगली बार जीत का एक ध्येय बनता है। तो ये भी आपके लाइफ में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो आपकी रहती है ये अप्स एंड डाउन्स होना तो आवश्यक है। जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं है, मेरा तो ये ख्याल है कि उसने अपनी ज़िंदगी सही ढंग से जी नहीं। बिल्कुल सही बात है। एक भूखा इंसान होगा, उसी को ही अपने किसी भी छोटी सी चीज़ के खाने की चीज़ अगर मिलेगी तो उसको उसमें स्वाद उतना आएगा जितना कि एक भरे हुए पेट वाले को भली मिठाई दे दे तो भी उसको उतना स्वाद नहीं आ पाएगा। बिल्कुल सही बात। अब ये जो आपके गेम्स स्पोर्ट्स का जो है वो सिलसिला आपके पूरी ज़िंदगी भर चलता है। आज जो मिल्खा सिंह को हम अगर देखें तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं करते कि हम कभी ओल्ड होंगे, क्योंकि उनको जब तक आखिरी तक देखा गया, उनको सुबह सुबह बगीचे में घूमते हुए जवान लड़के लड़कियों के साथ देखा गया, तो सब उनसे सवाल करते थे कि ऐसी क्या चीज़ है कि आप अभी भी यंग लगते हो। तो उसका कहना यही था कि ये उम्र की नंबर नहीं देखिए, उम्र के आपके दिल की भावनाएं देखिए, आपके दिल में क्या है। अगर आप दिल से बहुत स्ट्रोंग है तो अभी जो नया मेडिकल आपका तैयार हुआ है उसमें वो आपकी हार्ट की एज बताते हैं। यदि आप 50 के हैं लेकिन वो हार्ट को जज करके आपकी एज बताते हैं कि अभी भी आपकी एज 25 साल है। इसलिए तो कहते हैं कि दिल से जवान रहना चाहिए। दिल से जवान रहना चाहिए, बिल्कुल इसी बात की बात है। उम्र एक फिगर नहीं सोचना चाहिए, आप उसको है नो डाउट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि एज के हिसाब से आपके बॉडी में मन शक्ति में इफेक्ट जरूर करती है, कोई उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी यदि आप एक्टिव रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, वही आपका नियम जो पहले से था वही फॉलो करते रहेंगे और एक जील रखेंगे कि हमको और भी कुछ सीखना है, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट है ही नहीं। बिल्कुल। हम इंजीनियरिंग में एमई पढ़े, फिर साहब असिस्टेंट इंजीनियर बने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बने, चीफ इंजीनियर बने, इंजीनियर इन चीफ बने, सेक्रेटरी रिटायर हुए। लेकिन आज भी महसूस करते हैं कि जब कोई किताबें इंडियन रोड कांग्रेस वगैरह की पढ़ते हैं तो अभी महसूस होता है कि अभी भी हमको सीखने का बहुत स्कोप है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल करने का भी बहुत स्कोप है। तो एज है ज़रूर, लेकिन एज बार नहीं हो सकता। अगर आपको जील है, मन है, शक्ति है मन की, तो आप अभी भी लगे रहते हैं। हमने रिटायरमेंट के बाद में घर बैठने का सोचा कि थोड़ा, लेकिन बहुत कम बैठ पाए और वापस किसी न किसी अपने ही जॉब के लिए, अपने मन की इच्छा के लिए आपको उस समय में ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं रहती है। बिल्कुल। लेकिन आपका दिमाग, आपकी बॉडी हर वक्त एक्टिव रहे, ये बहुत विशेष है और ये महत्वपूर्ण है। और मैं सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उम्र जरूर है, उसका असर तो होगा ही होगा, बाल आपके कम होंगे, झुर्रियाँ थोड़ी आएंगी, दांत भी आपको इफेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपका मन इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। मन आपका वैसा ही एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल, मन एक्टिव होना चाहिए। और इसीलिए जब सर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो आपने कौर मैडम का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, जिन्होंने 93 की एज में दौड़ना शुरू किया। तो यदि आप उनके बारे में जानें, आज उनकी एज जो है वो 103 है और आज भी उन्हें देख के कोई कह नहीं सकता कि ये उनकी एज है। उनकी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, यदि आप उसे देखेंगे, उनके अंदर का जज्बा जो है यदि आप देखेंगे तो कहेंगे कि हमें भी ऐसे ही बनना है। सर, आप हमें ये बताएं कि आपने हमेशा ही प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत गेन की है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज और जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज रहते हैं उसमें बहुत अंतर रहता है। सर भी इस चीज़ से मेरे साथ सहमत होंगे कि हम जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई और जब हम नौकरी करने जाते हैं वो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जी, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना कितनी ज़्यादा आवश्यक होती है? ऐसा है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी। अगर आपने बचपन से प्रैक्टिकल देखा, जैसे हमारे बच्चे हैं वो अभी भी देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि उसी से सीखते हैं। थ्योरी में भी आपको वही बताया जाता है लेकिन प्रैक्टिकल में दिखता है साथ। जी, जी। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है, इसीलिए क्योंकि जब हम घर में एक छोटी सी बात, अगर खाना बना रहे हैं और हमने
आटे में पानी डालना है और कहना है कि भाई आपको ये आटा गूंथना है, लेकिन कितना गूंथना है, कितना पानी डालना है, आटा कितना मोटा है, कितना पतला है, उस पर निर्भर करता है। जी, तो सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपने कहा आपके पोता पोतियों को भी आपने प्रैक्टिकल नॉलेज ही सिखाया है, तो आप उनसे क्या कहेंगे? आज के जब बच्चे हम देखते हैं कि अपने दादा दादी को कुछ लोग फ्रेंड बना लेते हैं, कहते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो मेरे दद्दू हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि दादाजी मैं आपसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता या कर सकती क्योंकि आपकी और मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं वो मैच नहीं करती। तो इन चीज़ों से आप कितना सहमत हैं? अब अगर आप हमारे पोते पोतियों की बात करेंगी जी, तो लगभग बचपन से हम लोग, जैसे आपने कहा, फ्रेंडशिप टाइप ही रहे। लेकिन जो मेरी मिसेस है, जिनको हमारे पोते बिग्गी बोलते हैं जी, तो उनको तो वो 100% बातें बताते हैं, हमें 75% बताते हैं जी जी। फिर और उनकी एक आदत है, हमारे बच्चे लड़ते थे कि हम आपके साथ सोएंगे। अच्छा। तो आज की तारीख में भी चारों बच्चे मेरे कमरे में सोते हैं रात को, भले ही सुबह अपने अपने कमरे में जाएं कुछ, लेकिन दोपहर को, रात को। और हमने भी, चाहे वो गेम्स खेलना है तो टाइम है, आप गेम खेलो, मना नहीं करते, लेकिन कहते हैं टाइम से करो। मोबाइल है, सब है, सब दिए हैं, हर चीज देते हैं, किसी चीज के लिए ना नहीं करते। जो समझाना है, जरा उनको समझाते भी ऐसे हैं कि उनको ये नहीं लगे, उनको यही लगता है कि साहब ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करनी। लोग शराब पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक सिप हम पिला के दिखाते हैं अभी उनको, अरे कड़वी है, तो उसके बाद वो कभी हाथ नहीं लगाते जी। मैं भी नहीं पीता, मेरे पिताजी भी नहीं पीते थे, मेरे बच्चे भी नहीं पीते। ऐसा नहीं कि हम लोगों को नहीं है, हम लोग हर पार्टी में जाते हैं, लेकिन नहीं करते। तो इस तरीके से अगर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाए तो वो भी बड़ी चीज़ है। नौकरी करने वाला नॉर्मली देखेंगे अब नौकरी करेगा, बिजनेस करने वाला बिजनेस करेगा जी। ये तो एक है ही, सेटल्ड लॉ है जी। बहुत ही कम होते हैं जो नौकरी करने वाले बिजनेस में जाते, बिजनेस वाले नौकरी में जाते। तो इसलिए हमारे पोते पोती, हस्बैंड वाइफ, अपनी फैमिली जो है, आप फैमिली को खुश रखना है तो सबसे पहले, जैसे एज बढ़ती है, तो जैसे पुरुषवानी जी ने कहा हमने, तो एज जब बढ़ती है तो आप एज को अडॉप्ट कर लें, अडॉप्ट करिए कि अब हम जवान नहीं हैं। वो हम करते हैं। आज हमारे बच्चे हैं, हमें काम नहीं करने देते, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो करूँगा, तो इसलिए करूँगा, करना है। और ख्याल रखना है, जहाँ तक डॉक्टर्स वगैरह आपने बोला, ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। हम भी सक्षम हैं, हम खुद जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं वो कि हम ले जाएं। पर मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपने आप जाऊँगा, ड्राइवर गाड़ी है, मैं चला जाऊँगा। तो मतलब उनको महसूस भी नहीं होता था। और आप हंस हंस के अगर किसी की गलती भी माफ़ कर देते हैं तो उससे बड़ा टाइम कोई नहीं होता उसके सुधारने का। बिल्कुल सही कहा आपने, गलती माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। सर, आप हमें बताएं कि आपकी फैमिली में आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, जो सभी लोग आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या कारण होता है जिसकी वजह से घर वाले अलग हो जाते हैं? जो आजकल, पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, आजकल लोग अलग अलग रहते हैं। वैसे सभी को सभी की ज़रूरत होती है, बुज़ुर्गों के बिना बच्चों का काम नहीं चलता, बच्चों के बिना बुज़ुर्गों का काम नहीं चलता, लेकिन क्या कारण है कि जिस वजह से अलग रहना पड़ता है और आपस में नहीं बनती है? इस विषय में मैं अपने आप को भाग्यवान भी मान सकता हूँ कि मुझे 4 बिटियाई हुई जी, और वो भी सब अपने अपनी पढ़ाई के पीक पर रही, और लकीली उनकी चारों की शादी करा दी, तो वो अपने घरों में खुश हैं जी। तो हम हमारे घर में खुश हैं, मियाँ बीबी। तो इसलिए कोई परिवार का ज़्यादा कभी असर आया नहीं। लेकिन आज भी विश्वास है कि हमारे भाई साहब हैं, भाभी हैं, लेकिन आज भी संस्कार जो हमारे में आए हुए हैं, क्योंकि हमने सब बुजुर्गों को देखा है, तो अभी भी संस्कार वही है कि जॉइंट फैमिलीज़ को मैं अभी भी ज़्यादा महत्व देता हूँ। बिल्कुल। जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको कभी भी डिप्रेशन फील नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। अगर आपकी इंडिविजुअल सिंगल फैमिली है, उसमें आपके अगर कोई अच्छाई होती है, खुशी होती है, तो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट बॉडी को नहीं करती। लेकिन कभी अगर कोई बात ऐसी होगी जो गमी की होगी, तो आपको उस गम को हीलअप करने के लिए फैमिली मेंबर्स बहुत ज़रूरी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भी कोई भी
खुशी होती है लेकिन गम भी। तो लोग कहते थे भले ही हम उस परिवार में खुशी के लिए नहीं जाएं लेकिन उनके गम पर जरूर जाएंगे। बिल्कुल। उसका मतलब ही ये हुआ करता था कि वो लोग जब आ जाते, बातें इधर उधर की करते, और तो उससे टाइम हीलअप हो जाता था, अपना परिवार हीलअप करता है। फिर सबसे बड़ी बात जॉइंट फैमिली में फ़ायदे की ये है, सपोज कर लीजिए कि 3 भाई हैं। अब 3 भाई कोई एक ही लेवल के तो हो नहीं सकते, एक ही लेवल के उनके ब्रेन नहीं हो सकते, एक ही लेवल की उनकी कैपेसिटी नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक कमज़ोर भी है, चूंकि वो 3 है इसलिए उसकी कमज़ोरी वो 2 छिपा देते हैं और उसकी लाइफ भी वैसी की वैसी चलती है जो दूसरे 2 की चलती है। बिल्कुल तो सही इसलिए जॉइंट फैमिली का तो अभी वापस पैटर्न आ रहा है, लोग अब महसूस करने लगे हैं। अच्छा, दूसरा जॉइंट फैमिली में ये भी है कि बड़ों का एक हाथ जो है और जो वर्चस्व है वो आपको एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन इस तरह से देता है कि आप कहीं भी भटके नहीं। बिल्कुल। और नहीं तो अगर आप 1 या 2 हैं घर में तो भटकने की चांसेस रहते हैं, कुछ भी करने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब बुजुर्ग बड़े लोग बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है अभी भी और उनकी नज़र है आपके ऊपर, तो कई चीज़ें आप उनको फॉलो करते हैं और धर्म कर्म जो है उसका फ़ायदा आपको तब मिलता है। बिल्कुल सही बात, धर्म कर्म का फ़ायदा मिलता है। मार्गदर्शन जो वो देते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप उस मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी विफल नहीं हो सकते हैं। हमने बात की कि कैसे लोग अलग अलग हो जाते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है सीनियर सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के बारे में? ये बिल क्या है मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं या फिर किसी वजह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी है और आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो वो आपके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। आपको मिनिमम 10,000 रुपये उन्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि उन्होंने आप पे आरोप लगा दिया तो फिर आपको 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है। कई बार ये होता है कुछ बुजुर्ग घर में रहते हैं या फिर कम पढ़े लिखे होते हैं, इस वजह से वो जाकर ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो किसी को ये अधिकार दे सकते हैं कि उनकी तरफ से वो व्यक्ति इस केस को लड़ सकता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि जब ये लड़ाई लड़ी जा रही होती है उस वक्त भी पैसे नहीं होते हैं तो टेम्परेरी सेटलमेंट के नाम पे भी उन्हें कुछ पैसे देने होते हैं। 90 दिन तक उन्हें ये पैसे देने होते हैं जब तक ये जो केस है ये सेटल नहीं हो जाता। इसीलिए अगर किसी वजह से आपने अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे दी है और वो आपका ख्याल नहीं रखते तो आप अपनी वो प्रॉपर्टी वापस भी ले सकते हैं। ये भी उस एक्ट में मेंशन है। इसीलिए किसी भी बुजुर्ग को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कानून आपके साथ है। और आप कहाँ संपर्क कर सकते हैं इस बारे में भी आपको जानकारी चाहिए होगी, तो इसीलिए आपके घर के आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर के आसपास नहीं कर पा रहे हैं तो जिनके नाम पर आपने ये प्रॉपर्टी की हुई है या जो व्यक्ति आपका ख्याल नहीं रख पा रहा है, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपकी बेटियां हों, आपके रिश्तेदार हों या फिर आपके दोस्त हों, क्योंकि कई बार घर में बच्चे नहीं होते तो रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम पे भी प्रॉपर्टी या दूसरी चीज़ें कर दी जाती हैं। तो जहाँ वो रहते हैं उनके आसपास के इलाके में भी आप उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इस एक्ट का फ़ायदा ले सकते हैं। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने बिल्कुल सही बात कही थी कि जिस एज में हम जा रहे हैं उस एज को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। सर, कई बार हम ये देखते हैं कि बुज़ुर्ग ज़्यादा टोका टाकी करने लगते हैं, इस वजह से भी बहुओं के अंदर कहीं ना कहीं ये झेप आ जाती है कि नहीं अब हम ये काम करेंगे तो ये हमें मना कर देंगे, इसलिए हमें अलग रहना चाहिए। तो इसलिए आप क्या समझाइश देना चाहेंगे लोगों को? आपकी बात 100% सही है कि थोड़ा सा फैक्टर तो आ जाता है जी, तो एज के हिसाब से मैं उसको मानता हूँ जी। टोका टाकी भी ज़रूरी भी है और कुछ कभी ज़्यादा होती है तो समझाने वाली हमारी बीवी बैठी है ना, कहती आप टोका टाकी बहुओं पे मत करो, नहीं करते जी। भगवान की दुआ से बहुएं भी ऐसी मिली हैं। आपने कहा था कि उनको चश्मा उठाना पड़ता है, बुजुर्ग को कह उठा के दो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नींद से उठती है, नहा धो के सुबह 5 साढ़े 5 बजे पहले मुझे से आशीर्वाद ही लेती है और मैं उनको आशीर्वाद क्या बात है। और इसी तरीके सभी बच्चों में आदत डाली है कि घर के तो हैं ही। अब कोरोना पीरियड 2 साल हमने मना कर रखा है बच्चों को पाँव किसी को मत पढ़ो जी। लेकिन उससे पहले ये था कि कोई बाहर का भी आएगा तो पहले उसको पाँव पढ़ के आशीर्वाद देते थे, चाहे छोटे बच्चे हमारे बच्चे सब जी। और अभी भी हाथ जोड़ के
हरिओम करना तो सिखाई दिया है कि इतना तो जरूर किया। क्या बात है, हाथ जोड़कर हरिओम करना, हाथ उनके पैर पड़ना, आशीर्वाद लेना, ये संस्कार हैं। यदि इस तरह के संस्कार हम देंगे तो कभी इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी कि हम अपने परिवार वालों से दूर रह सकेंगे। सर, अंत में जाते जाते आप यदि कोई संदेश देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मेरा संदेश यही रहेगा कि आप एक चीज़ रखें, सारे धर्म, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्मों का अगर निचोड़ हमने आज तक लिया है तो वो मानव धर्म लिया है। बिल्कुल। यदि पहले तो हमको हर इंसान की मदद करनी चाहिए, लेकिन यदि हम मदद नहीं कर सके तो किसी को भी कष्ट नहीं दें। हर वक्त ये महसूस करें कि हम अगर हैं तो हमारा पड़ोसी जो है हमारे कारण खुश रहेगा, हम अगर हैं तो हमारा दोस्त हमारे कारण खुश रहेगा, हम अगर हैं तो हमारा देश भी खुश रहेगा। क्या बात है, हमें खुशी का कारण बनना चाहिए। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो ये है संदेश सबको कि जैसे आपने जॉइंट फैमिली बोली जी, जॉइंट फैमिली बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी फैमिली आजू बाजू में रहें, जैसे हम लोग सिंध में रहते थे तो नज़दीक नज़दीक रहें तो भी जॉइंट फैमिली मानी जाएगी जी। 1 मिनट में 2 मिनट में हर आदमी आ जाएगा। और एक वक्त जब आए, अभी तक मैंने तो नहीं किया है कि मेरे बच्चे अभी भी समझिए कि पोते ही 16 साल के हो गए हैं जी। पर बहुत जल्दी मैं उनको अभी आपका सुन लेंगे जी। तो अपने हंसी खुशी उनको दोनों को अलग अलग, क्योंकि फैमिली बढ़ती है तो साथ में रख के, लेकिन अलग नहीं करेंगे, मतलब साथ में ही रख के, साथ में ही बनवा के उनको भी मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। क्योंकि जितना अपने सामने सब कर लिया उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती जी। तो प्रेम भी बना रहता है। वो भी जॉइंट फैमिली ही कहलाएगी, वो अलग कहलाएगी ही। बिल्कुल। हाँ, जब तक सब लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं वो फैमिली जॉइंट फैमिली ही कहलाएगी, वो अलग नहीं कहलाएगी, क्योंकि हम खुद करके साथ में रख रहे हैं और साथ ही रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो भी ज़रूरी है जी। हाँ, ये एक मेरा संदेश है कि सब लोग साथ रहो, जितने भी हो बुजुर्ग, वो ये देखें कि हमारी बहू हमारा बेटा कोई गलती करते भी हैं तो प्रेम से समझा, इरिटेट मत हो। इरिटेट होना जो है वो बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल। उसके बाद वो आपसे दूरी बनाते चले जाएंगे, बच्चे दूरी बनाते हुए चले जाएंगे। वो दूरी नहीं बननी चाहिए। मतलब आपको लगे गलत, क्योंकि लगेगा, लेकिन उसको आप सहन करने की शक्ति रखिए। बिल्कुल। कई बार नौकरी की वजह से भी दूर हो जाते हैं, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो दूरी दूरी नहीं कहलाएगी। जब तक दिल की डोर बंधी हुई है वो दूरी दूरी नहीं कहलाएगी। पुरस्मानी सर, लालचंदानी सर, आप दोनों इस स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण वक्त हमें दिया, अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और दूरदर्शन का भी। हम हमेशा ही कहते हैं कि हमें अपने लिए सोचना चाहिए। हम हमेशा ही आगे के लिए बचा के रखते हैं कि वो हमारे काम आएगा आखिरी मौके पर, लेकिन आगे के लिए हम जो जी रहे हैं वो भी तो बचा के रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, जो हम जी रहे हैं, जो विचार हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, वही तो वो सीखेंगे, वही तो उनके आगे काम आएंगे। यदि आप अपने बुजुर्गों का सहारा बनेंगे तो आगे चलकर आपके बच्चे भी आपका सहारा जरूर बनेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ कि आप भी सबका सहयोग करेंगे, सभी के सेवक बनकर रहेंगे, इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।